Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। नारायण हरि, नारायण हरि। सीताराम, सीताराम। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। राधे राधे, राधे राधे। सीताराम, सीताराम। जय महाकाल, जय महाकाल। खुश रहिए, खुश रहिए, खूब नाम रोशन करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब अपने जीवन को इनलाइटेड करिए, प्रकाशमय करिए और प्रकाश को चारों तरफ फैलाइए। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बहुत शानदार चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसे कहते हैं स्तंभकारी प्राविधियां। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। आज वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास वैसे भी बड़ी शानदार होती है। तो आज आप बहुत शानदार चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही गजब। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसे स्तंभकारी प्राविधियां कहते हैं, है ना। कई लोग, वैसे पूरा बड़ा नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, इसमें एलपीपी भी आता है ना, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं, जिसको आप ज्यादातर जानते हैं एलपीपी को। 12th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आपका रेखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं आता है। तो उसी का ही वो छोटा ब्रांच है, सब ब्रांच है। पूरी बड़ी ब्रांच को हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहते हैं, स्तंभकारी प्राविधियां कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके महत्व को समझने वाले हैं, इसके इतिहास को समझने वाले हैं, और ये समझने वाले हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। एक बदलाव तो है कि भाई एग्जाम में आएगा, इस दृष्टिकोण से है। ये थोड़ा छोटा दृष्टिकोण है। एक बड़ा दृष्टिकोण है कि ये ब्रांच पढ़ने के बाद, अगर आपने इस ब्रांच को पढ़ा और अच्छे से पढ़ा और इसकी गहराइयों को समझा और आत्मसात किया, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन में काफी बड़ा बदलाव आएगा। बहुत कमाल की ब्रांच है, देखिएगा। जो भी मैं शब्द कह रहा हूँ, शब्द को लिख लीजिए। इस ब्रांच को अगर आपने सीरियसली लिया, इस ब्रांच को अगर आपने सीरियसली पढ़ा और अपने जीवन में लगातार पढ़ते रहे, तो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि ब्रांच ही ऐसी है। ये ब्रांच कोई सिर्फ मैथ्स की नहीं है। देखिए, मैथ्स तो जरिया है इसको पढ़ने का, मैथ्स तो सिर्फ इसको जरिया है पढ़ने का। ये ब्रांच आपको लगभग लगभग हर स्ट्रीम में मिल जाएगी। आप इकोनॉमिक्स में चले जाइए, इकोनॉमिक्स में भी ये है। ये आप इकोनॉमिक्स में चले जाइए, वहां पे भी है। अगर कोई सीए बन रहा है तो वो भी इसको पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है वो भी इसको पढ़ रहा है, आप मैथ्स वाले हैं आप भी इसको पढ़ रहे हैं। तो ये ब्रांच किसी एक दो की नहीं है, ये सबकी ब्रांच है ना। जैसे खेल है, खेल सबके होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है किसी विराट कोहली ही खेलेंगे, हम हमारी गली में भी खेल सकते हैं। और खेल के इसलिए नहीं कि इंडियन टीम में जाना है या वर्ल्ड कप जीतना है इसलिए हम खेल रहे हैं। खेल हम इसलिए रहे हैं कि खेलने से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है ना। तो कई चीजें सिर्फ बंधी हुई नहीं है पर्टिकुलर, उसके फायदे सब उठा सकते हैं। अगर उसको आप यूज करें, उसका उपयोग करें, तो उसके फायदे आप ले सकते हैं। तो ऐसी ही ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन है। देखिए, अभी मजा आएगा। पहले आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत। ठीक है ना। तो आज की ब्रांच ही गजब है, बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद है। ये ब्रांच सबसे ज्यादा पसंद है। और शुरुआत में मैं इसमें पीएचडी करना चाहता था, लेकिन मुझे फिर इससे भी एक प्यारी ब्रांच मिल गई जिसमें मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने वो शिफ्ट कर लिया। लेकिन मैं इसमें भी करना चाहता था। अगर मुझे समय मिले दोबारा हो तो दोबारा एक पीएचडी में इस पे भी करना चाहता हूँ। तो बहुत शानदार ब्रांच है। लेकिन वैसे भी कोई पढ़ने के लिए पीएचडी करना भी जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए बस पढ़ना जरूरी है। तो ये ब्रांच बहुत अच्छी है, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए इस ब्रांच का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। एक हर जो व्यक्ति नौकरी करता है, वो एक इक्वेशन से बंधा हुआ है। कोई भी जो भी नौकरी कर रहा है, आप चाहे सरकारी करो चाहे प्राइवेट करो, एक बड़ी इक्वेशन है जिसपे बंदा बंधा हुआ है। कोई भी नौकरी करने वाला है, यहाँ कोई सरकारी या प्राइवेट की बात नहीं है, जो भी जहां भी दुनिया भर में कहीं भी कोई नौकरी कर रहा है, तो वो एक बेसिक इक्वेशन से बंधा हुआ है, जिस इक्वेशन को हम नॉर्मली कहते हैं खर्चा, यानी एक्सपेंसेस, प्लस उसकी सेविंग मतलब बचत, इक्वल्स टू उसकी तनख्वाह मतलब सैलरी। ये एक बेसिक इक्वेशन है जिसको पूरा आदमी जिंदगी भर, चाहे गणित पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हो, इस इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा होता है ना। सैलरी, ये हो गया आपके एक्सपेंसेस, ये हो जाती है आपकी सेविंग,
और ये आपकी होगी सैलरी। हर आदमी जो भी नौकरी कर रहा है वो इस इक्वेशन से बंधा हुआ है, इस इक्वेशन से कन्फर्मली बंधा हुआ है। वो मैथ का स्टूडेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पॉलिटिक्स साइंस का भी है, पॉलिटिकल साइंस लेके बैठा है, या कोई और ब्रांच से है, किसी और सब्जेक्ट से, हिंदी साहित्य से भी क्यों ना हो, तो वो भी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। बिना गणित का उपयोग करे भी वो उसको फॉलो कर रहा है। कर रहा क्या? अपनी तनख्वाह लाता है, अपनी तनख्वाह में से खर्चे करता है और उस तनख्वाह में से कुछ बचाने की कोशिश करता है, और ये इक्वेशन ताउम्र ऐसे ही रहती है। और इस इक्वेशन को वो बैलेंस करने की और इस इक्वेशन को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो समझदारी क्या करता है, एक नॉर्मल आदमी, एक सामान्य आदमी क्या करता है कि ये जो चीज है इसको वो कम करने की कोशिश करता है, जितना कम हो सके उसको कम करो। इसको कम करेंगे क्योंकि वो जानता है इसको कम करने से ये ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल तो बराबर रहना है, टोटल तो बराबर रहना है। तो एक आदमी की जिंदगी इसी बात पे खर्च हो जाती है, पूरी जिंदगी इसी बात में चली जाती है कि खर्चा कम से कम करे। वो अपने, कई लोग होते हैं जो हर महीने लिख के चलते हैं कितना खर्च करना है, क्या करना है, ताकि उसको कुछ गलती से हो गया, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो उसको कम कर ले। और धीरे धीरे कम करते करते, ताकि खर्चा कम होगा तो बचत बढ़ेगी, क्योंकि टोटल तो तनख्वाह, तनख्वाह फिक्स है, तनख्वाह फिक्स है ना। कोई कहेगी तनख्वाह बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, ये सिर्फ आपकी सिर्फ वहम है, बढ़ती नहीं है, सिर्फ नंबर बदलते हैं, सिर्फ नंबर बदलते हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ती। आपकी तनख्वाह उतनी रहती है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, वो महंगाई के एवज में महंगाई को बराबर करने के लिए उतने रुपए आपको बढ़ा दिए गए। पैसे की डी वैल्यूएशन जो होती है उसको किया जाता है। यानी अगर आप शुरुआत में नौकरी 10,000 रुपए में लगते हैं और जब आप रिटायर होते हैं आपकी सैलरी 2 लाख होती है, तो वो उस हिसाब से 10,000 रुपए के ही बराबर है। अगर आप जिस समय नौकरी लगे थे अगर उस समय वापस चले जाएं तो वो 10,000 रुपए के बराबर ही है। तनख्वाह कभी नहीं बढ़ती है ना। बस आपको खुश हो सकते हैं आप इस बात को, नंबर को देख के, कि जब मैं लगा था तो मेरे 10,000 आते थे, आज मैं हुआ हूं तो मेरे 2 लाख आ रहे हैं। सिर्फ नंबरों का फर्क हुआ है, जैसे महंगाई बढ़ती है आज आप जानते हैं, है ना। तो वो सिर्फ नंबरों का खेल है, बाकी सीरियसली, है ना, जो वैल्यूएशन जिसे कहते हैं, वैल्यूएशन नहीं बढ़ी है, वैल्यू नहीं बढ़ी है। नंबर्स बढ़े हैं, वैल्यू नहीं बढ़ी है। वैल्यू आज भी आप इवन याद करेंगे तो कई लोग आपसे कहेंगे कि हम जब शुरुआत में लगे थे तो खर्चा करके पैसे बचा भी लेते थे। आज के टाइम में इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, क्योंकि उनको वही नंबर दिख रहे हैं, 2 लाख कमा रहे फिर भी नहीं बच रहे। तो बच इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो उससे कम हो गई है। तो एक्चुअली कई बार तो आपकी सैलरी जो वास्तविक में थी शुरुआत में उससे भी कम हो जाती है, लेकिन वो नंबर आपको ज्यादा, क्योंकि हर कोई नंबरों को इतना आसानी से नहीं समझ सकता। उसे तो सिर्फ ये लगता है कि 10,000 थे, अब 2 लाख आ रहे हैं, 2 लाख में जीरो ज्यादा है, मतलब नंबर बढ़ा है, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, मैं विकास कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि, है ना, जैसे आज पहले बच्चों को देखिए, जैसे हमारी उम्र में हमें घर वाले 20 पैसे 25 पैसे दे देते थे और हम आराम से अच्छी चीजें खरीद लेते थे। आज घर वाले 10 रुपए देते तो बच्चा मना कर देता है कि 10 रुपए में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो सोचिए, 25 पैसे में भी हम अच्छा खासा ले लेते थे, 20-25 पैसे में, और आज 10 रुपए देने के बाद भी बच्चा खुश नहीं है, बोला कुछ नहीं आता इसमें। तो समझ रहे होंगे आप कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली वैल्यू से फर्क पड़ता है, वैल्यू नहीं बदल रही है। तो पूरी जिंदगी भर ये फिक्स रहती है इक्वेशन। इसमें बस वो अपने हिसाब से इसमें क्या कर सकता है, इसमें वो सिर्फ ये कर सकता है कि अपना खर्चा कम करे ताकि बचत बढ़े, और बचत बढ़ेगी तो उसका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर रहेगा, क्योंकि पैसा काम आता है। तो बचत से वो अपना आगे का कोई भी किसी प्रकार की घटना अगर अप्रिय घटना होती है तो वो उसको बचा सकता है, चला सकता है, संभाल सकता है अपने आप को। मान लीजिए नौकरी चली गई, मान लीजिए कोई घर में बीमार पड़ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ हो गया, अचानक कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो बचत ही काम आएगी, क्योंकि खर्चा तो है उसको तो लगना ही है, तनख्वाह जो है वो हर महीने आनी है। तो ना आप इसको बदल सकते हैं ना आप इसको बदल सकते हैं, तो आप बचत में से ही पैसे निकालेंगे। तो बचत, ये जो फॉलो है, ये जो फॉर्मूला है, इसको कंटिन्यू आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला, इसमें गौर किया होगा आपने कि आपने एक बेहतर काम करते हैं, खर्चे को कम करते हैं और बचत को बढ़ाते हैं। इस स्कीम को, इस चीज को हर, मैंने कहा ना, हर अनपढ़ से अनपढ़ महिला और अनपढ़ से अनपढ़ पुरुष इसको फॉलो करता है। उसे पता है कि खर्चा कम करना चाहिए और बचत बढ़ानी चाहिए। इस स्कीम को, ये एक योजना होगी, एक प्लानिंग होगी, एक प्रोग्राम हो गया कि हमें हमारा जीवन कैसे चलाना है। अगर हम तनख्वाह पे हैं, अगर हम तनख्वाह लेते हैं तो हमें कैसे जीवन जीना है, हमें खर्चे को कम से कम करना है ताकि बचत बढ़े। और बचत क्यों बढ़ानी है वो भी उसके आइडिया है। तो ये जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। वो करना जो आपके लिए सही हो, ऑप्टिमाइजेशन, इष्टतमीकरण। मैं रिपीट कर देता हूं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी को ये इक्वेशन पता हो या ना हो पता हो। ना पता है तब भी वो इसे काम में ले रहा है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और वो
अपने तरीके से इसको ठीक करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है वो करना जिससे आपको फायदा हो। जैसे खर्चा है, खर्चा कम करने से फायदा होता है। अगर बिजनेसमैन की तरफ बात करें तो बिजनेसमैन को लाभ को वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। खर्चा कम करेगा, लाभ को ज्यादा करेगा। तो कई चीजें कम करने से फायदा होता है, कई चीजें ज्यादा करने से होता है। कई चीजें कम करने से फायदा होता है, किसी चीजों को बढ़ाने से फायदा होता है। जैसे अगर आप व्यापारी हैं तो लाभ जो है वो बढ़ाने से फायदा होगा, और खर्चा जो है वो कम करने से फायदा होगा। तो जो चीज कम करनी हो उसको कम करिए, जो चीज बढ़ानी हो उसको बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग तो चाहिए। कोई प्लान तो करेंगे आप कि कैसे करें। शर्तें हैं, खर्चे में आप ज्यादा खर्चा कम नहीं कर सकते। आप रोटी खानी बंद थोड़ी कर देंगे, आप बच्चों की फीस देनी थोड़ी बंद कर देंगे। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, बहुत सारी शर्तें हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, जिन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। और शर्तों को मानते हुए आपको अपने को फायदा पहुंचाना है, आपका ऑप्टिमाइजेशन करना है शर्तों को मानते हुए। यहाँ तो बड़ा आइडिया निकल के आ गया। बस ये कोर आइडिया है कि जो शर्तें होती हैं उनको कहते हैं कंस्टेंट्स। कंस्टेंट का मतलब प्रतिबंध। बहुत प्रतिबंध होते हैं, जैसे मैंने कहा खर्चे में कुछ प्रतिबंध है, आप वो कम नहीं कर सकते। आप आटा कम नहीं कर सकते, है ना। अगर आप खाना कम कर देंगे तो कल क्या पता रहे ना रहे आप। तो इतनी बचत कर लेंगे कि आप ही नहीं रहेंगे। तो आप आटा कम नहीं कर सकते, तेल सब्जी चीनी ये कम नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसका एक न्यूनतम, हाँ थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को फॉलो करते हुए आपको अपना खर्चा कम करना है और बचत बढ़ानी है। तो शर्तों को मानते हुए, जैसे खिलाड़ी को देखिए, खिलाड़ी क्या करता है, गेम के रूल फिक्स होते हैं, उन रूल के अंदर उसको बेहतर प्रदर्शन करना होता है। रूल्स के अंदर, रूल नहीं तोड़ सकता वो, रूल नहीं तोड़ सकता। रूल तोड़ देगा तो गेम से ही बाहर निकाल देंगे, फिर किसका क्या करेगा फिर। तो पहली बात है कि जो भी है, वो क्रिकेट का खिलाड़ी ले लो, चाहे फुटबॉल का ले लो, चाहे किसी गेम का ले लो, हर गेम में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, शर्तें होती है। उन शर्तों के अंतर्गत उसको खेलना होता है, और उन शर्तों के अंतर्गत उसे बेहतर करना होता है, अच्छा करना होता है। अच्छा करना होता है, कम से कम गेंदे खेले, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। कम से कम गेंदे खेले, गेंदे कम खेले, रन ज्यादा बनाए। यानी रन को अधिक करे, बॉलों को कम करे, लेकिन शर्तों को मानते हुए। ऐसे नहीं है कि शर्तें नहीं मानूंगा बस रन ही बनाऊंगा या बोले ही खेलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो शर्तों को मानते हुए, जो कंस्टेंट्स है उनको मानते हुए, उनको फॉलो करते हुए आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वो करते हैं जिससे फायदा हो, कम या ज्यादा जो भी ठीक लगे, जो वहां जरूरी है वो कर रहे हैं आप। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का सीधा सीधा आइडिया ये है कि आपकी शर्तें हैं, उनको आपको फॉलो करना है, मानना है। उन उन कंस्टेंट्स, उन शर्तों के अंतर्गत आपको फायदा पहुंचाना है, शर्तों को मानते हुए। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो इनकम टैक्स के रूल भी मानता है, सेल टैक्स के रूल भी मानता है, जीएसटी जो लगाता है उसके रूल भी मानता है, और बाकी जो व्यापार के नियम है उनको भी फॉलो करता है। सारे नियमों को फॉलो करते हुए उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है, अपने खर्चे को कम करना होता है और अपने लाभ को बढ़ाना होता है। अगर सोचिए कोई व्यापारी जो है वो नियमों को तोड़ दे, तो कल व्यापारी बंद हो जाएगा, जेल चला जाएगा। सही है ना। तो नियम उसे मानने, नियमों को फॉलो करना है, जो शर्तें हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करते हुए उसे अपने लाभ को और खर्चे को कम करना है, लाभ को बढ़ाना है। तो ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सीधा आइडिया यही है कि कैसे बढ़ाया जाए। अब इसमें सिर्फ ब्रांच इतनी ही नहीं है, ये ब्रांच और भी आगे जाती है, और भी दूर तक जाती है। आप तनख्वाह लेते हैं, है ना। तनख्वाह में एक सबसे बड़ा इश्यू आता है अलोकेशन का। आपने तनख्वाह ले ली, तनख्वाह में सबसे पहला इश्यू जो आता है, नॉर्मली जो समझदार आदमी है वो सबसे पहले अलोकेशन करता है। अलोकेशन का मतलब कितना जो है वो घर खर्च में देना है, मतलब आटा चीनी चाय पत्ती, जिसे आप ग्रोसरी कह सकते हैं। कितना बच्चे की फीस, फीस के लिए कौन सी स्कूल ठीक रहेगी जिसमें पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, फीस भी कम लगे। तो आदमी अपने जीवन भर बिना ऑप्टिमाइजेशन पढ़े भी ऑप्टिमाइज करता रहता है, बिना ऑप्टिमाइजेशन पढ़े भी ऑप्टिमाइज करता रहता है। उससे मैंने पहले कहा, गणित वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको किताबों से ही पढ़ा जाता है। कि गणित वो सब्जेक्ट है जो अनकॉन्शियसली भी आप कर रहे हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। जिसको पता है कि गणित पढ़ रहा है उसको तो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप सब हैं, किसी को नहीं पता कि बिजली के दो तार कैसे काम करते हैं, वो कभी टच नहीं करता। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बिजली के दोनों तारों को नहीं जोड़ेगा, पता है ना। क्या उसने पढ़ा विद्युत धारा क्या होती है, क्या उसने पढ़ा आवेश क्या होता है, क्या उसने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, उसने कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन घूमते रहते हैं, किसी को पता है, किसी ने 12th साइंस में की है, नहीं की है, तभी वो इलेक्ट्रिक को, बिजली को संभाल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, जो समझदारी बात है, नॉर्मल जो लगता है कि सब्जेक्ट से ही ज्ञान आता है,
किताबें पढ़ने से ही 11th-12th या इंजीनियरिंग करने से ही ज्ञान आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे कोर में बसे हुए हैं, हमारे अंतःमन में बसे हुए हैं और उनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। किताबें तो सिर्फ डिग्रियाँ देती है, ज्ञान तो बाहर से ही मिलता है, अनुभव से मिलता है। तो वही बात यहाँ हो रही है। तो एलोकेशन में आता है कि कैसे-कैसे, किस-किस चीज़ में कितना-कितना बाँटा जाए, कितना घर खर्च में बाँटा जाए, कितना फीस में बाँटा जाए, कितना दवाइयों में बाँटा जाए, मेडिकल बिल। तो ये एलोकेशन भी बहुत दिक्कत देता है। कितना पैसा, क्योंकि खर्चा को आपको कम करना है, खर्चा बना किससे? इन चीज़ों से बना है। तो इन चीज़ों में किस-किस को कितना दिया जाए, ताकि नुकसान भी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्कूल के बच्चे, अपने बच्चे को निकाल के ऐसे स्कूल में भर्ती करा दो जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। पैसा तो सारा बच गया, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब हो गया, वो भी नहीं कर सकते आप। तो उसको भी मैनेज करना होगा आपको। तो आप स्कूल ढूँढोगे इस तरीके के, फीस कम लगे, पढ़ाई बढ़िया हो। तो एलोकेशन करना ये भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि सही से एलोकेशन नहीं हुआ, तो आपका खर्चा कम नहीं होगा। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे की चीज़ें हैं, जो ऑप्टिमाइज़ेशन में कवर होती है। मैंने जैसे बताया कि आप गणित पढ़े हुए हो, आपने ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक स्तंभकारी बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तब भी, और नहीं पढ़ी है तब भी आप इसे काम में ले ही रहे हैं और सब ले रहे हैं, ठीक है? तो ये है हमारा ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक का शुरुआती पार्ट कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे याद है कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी जो होता है वो इनके पीछे पड़ा रहता है, इन 2 के पीछे। अब इन 2 में वो इसके पीछे पड़ा रहता है। पति-पत्नी लड़ते रहते हैं, तूने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तूने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तूने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। वो कहते हैं तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कारण है कि ये फिक्स है, कारण है कि ये फिक्स है। इसमें इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं होती, इसमें कमी ही होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें कमी ही होती है, ये बढ़ती कभी नहीं है। ठीक है? तो ये फिक्स है। तो कहा है, वो राहगीर का एक सॉन्ग है जिसमें कहा है, तन खा गई तनख़्वाह, मालिक रहा न मन का। गाना है वैसे वो, तन खा गई तनख़्वाह, मालिक रहा न मन का। ये थोड़ा, ये जो मेरी लाइन है ऊपर वाली, ये अभी, ये जो गाना है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप में से अभी वेतनभोगी लोग कम हैं। जो वेतनभोगी लोग जब आप बन जाओगे, जब आप वेतन पे जीने लग जाओगे, तो आपको ये मेरी बात जो है ना, तन खा गई तनख़्वाह, अभी तो आपको सिर्फ़ तनख़्वाह समझ में आ रही है, तन वाला, कि तनख़्वाह तन कैसे खाती है ये समझ में नहीं आएगा। है ना? कई चीज़ें अनुभव से समझ में आती है। जैसे मेरा छोटा बेटा था, तब मैं उसे कहता था, बेटा देख गरम है, गरम है। मारवाड़ी में बोले तातो है, तातो है। तो बिन तातो कद्दे समझ में को नहीं आतो। एक दिन भी के तातो लाग गयो, बी के बाद में वो खुद ही बोलने लग जाए, ताता, पापा ताता। तो ताता अनुभव से ही आसी कि तातो तातो क्यों है? ताता का मतलब गरम होता है। गरम चीज़ को ना, छोटे बच्चे को हम सबसे पहले सिखाते हैं, बेटा तातो है, गरम चीज़ का हाथ मत लगा। वो कद्दी कौन सीखे? एक दिन तातो लाग जाए, वो भी दिन के बाद में पूरी ज़िंदगी भर फिर समझाने दरकार कौन पड़े भी नहीं कि तातो है। ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना? ताता है। तो वही चीज़ अनुभव से सीखी जाती है। तो तन खा गई तनख़्वाह, तनख़्वाह तो समझ में आ जाती है कि भई आप काम करते हो, महीने में मिलती है, उसको तनख़्वाह कहते हैं। लेकिन तनख़्वाह तन कैसे खाती है, ये समझने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जब आप नौकरी करेंगे, 2-3 साल बिता लेंगे, फिर आपसे बात करूँगा। अच्छा, आप सोचोगे सिर्फ़ प्राइवेट वालों के लिए कह रहा हूँ, नहीं, गवर्नमेंट वालों से भी बात कर लेंगे। जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, उनसे भी बात कर लीजिएगा। 2-3 साल नौकरी कर लीजिए। जो लगे हुए हैं, वो तो शायद पकड़ पा रहे होंगे, जो नहीं लगे हुए हैं, वो पकड़ लेंगे। 2-3 साल जब आप नौकरी कर लेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो तनख्वाह है, वो तन खा रही है और तन से ही तनख्वाह बन रही है ना? तन से ही तनख्वाह बन रही है। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है रायगीर का, तन खा गई तनख़्वाह, मालिक रहा ना मन का। क्योंकि जब आप तनख़्वाह के फ़ेज़ में नहीं फँसते हैं, तब तक आप अपने मन के मालिक होते हैं। जैसे अभी आप हैं, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, है ना? दोपहर में 12 बजे उठो। पारिवारिक परिस्थिति नहीं हो अगर, तो आप आराम से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन वो जो तनख़्वाह है, वो आपका सब कुछ फ़िक्स कर देगी। इतनी बजे उठना है, इतनी बजे जाना है, यहाँ जाना है। आपका एक मालिक बन जाएगा, जो आपसे बताएगा कि आपको क्या-क्या करना है, कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। आपको एक टाइम टेबल बना के देगा। यानी सारी जो मर्ज़ी है, वो ख़त्म कर देगा। सारी मर्ज़ियाँ जो है, वो ख़त्म कर देगा और आप बंध जाओगे। तो बहुत अच्छा गाना है, पढ़िएगा कभी, तन खा गई तनख़्वाह, बड़ी शानदार है। चलो, कई लोग बहुत अच्छा-अच्छा लिखते भी हैं। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे, अब थोड़ा-सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात और कर लेते हैं, इतिहास की बात और कर लेते हैं। थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके, है ना, मन में समाई हुई है। ये कोई ब्रांच ऐसी नहीं है कि गणित में कब आई, मैं ये बताने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, है ना? कहीं ये सोचोगे ये बताना कि शुरुआत कब से? शुरुआत तो तब से हुई जब पहली तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी। अब पहली तनख्वाह नहीं भी मिली थी, तब तो राजा-महाराजा हुआ करते थे, तब भी ये चलता था।
राजा महाराजा हुआ करते, तब भी राजा महाराजा को भी ये होता था कि कितना धन का कलेक्शन करना है, मतलब पैसा कहाँ से लाना है, और फिर सेना को भी देना है और भी कार्य करने हैं। तो ये तो हमेशा चला, हमेशा जब भी पैसा आया है और पैसा को बांटने का काम हुआ है तो ऑप्टिमाइजेशन चला ही चला है। क्योंकि बढ़िया समझदार उसी को कहा जाता है जो सही ढंग से, है ना, सही ढंग से खर्चा करे। सरकारें भी ऐसे ही काम करती है, हर बार पंचवर्षीय योजना लेके आती है, क्या बताती है, कितना पैसा आएगा हमारे पास और इस पैसे को हम ऐसे खर्च करेंगे। बजट क्या है, बजट यही तो है। बजट में क्या कहते हैं, सरकार ये कहते हैं हम ऐसे तो पैसा लेंगे और ऐसे पैसे को खर्च करेंगे, और आपको ये जज करना होता है कि सरकार ऑप्टिमाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही, सही ढंग से पैसा खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप ऑप्टिमाइजेशन जाने या ना जाने, हर टाइम आप यही कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप हर टाइम यही चीज कर रहे हैं। चलो आते हैं, सबसे पहले एक रशियन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है लिनोइड और किस्ट्रोविच, जो सबसे पहले ब्रांच को लेके आते हैं और अलोकेशन के बारे में, रशिया से है, और मिलिट्री अलोकेशन के बारे में एक थ्योरी बनाते हैं। मिलिट्री एलोकेशन का क्या मतलब है, देखिए मिलिट्री एलोकेशन का मतलब है एक बड़ा, मिलिट्री में एक बड़ा, उस समय ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के उसके आसपास की बात है ये। तो मिलिट्री एलोकेशन में क्या होता है, मिलिट्री का किस हिस्से को कहाँ रखना है, कितने फौजी कहाँ रखने हैं, कितने फौजी कहाँ रखने हैं, अच्छा फौजी जो रखने हैं उन फौजी को कितने को कौन से हथियार देने हैं, कहाँ क्या क्या करना है, ये सबसे बड़ा पेचीदा काम होता है। आज भी सरकार के लिए सबसे बड़ा काम जो होता है वो यही होता है कि मिलिट्री का कितने हिस्से, क्योंकि मिलिट्री फिक्स है आपके पास, 10 लाख की है या 5 लाख की है या 2 लाख की, मिलिट्री तो फिक्स है। अब उस मिलिट्री को आपको, कई बॉर्डर होंगे आपके, कई जगह होगी, कम मिलिट्री खड़ी कर दी तो वैसे दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा कर दी तो कहीं दूसरी जगह कम हो जाएगी, वहां परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आपको मिलिट्री को प्रॉपर वे में अलोकेट करना होता है, कहाँ कहाँ पर कितनी मिलिट्री। सिर्फ मिलिट्री का भी अलोकेशन नहीं होता, मिलिट्री के बाद में दूसरा अलोकेशन ये होता है कि आप सुविधाएं कहाँ पे देंगे। डॉक्टर्स हैं वो भी आपके पास फिक्स है, तो कौन से जगह पे कहाँ कहाँ डॉक्टर्स रखने हैं आपको, कौन सी जगह मेडिकल हॉस्पिटल्स बनवाने हैं उनके लिए, क्योंकि आर्मी के हॉस्पिटल अलग होते हैं जिसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स कहते हैं, कहाँ कहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल्स बनाने हैं, किस किस को कौन कौन से हथियार देने हैं, कौन से अलोकेट करने हैं। तो ये ढेर सारा काम होता है जिसको हम मिलिट्री अलोकेशंस कहते हैं। तो उस समय ये स्टालिन के टाइम की बात है, स्टालिन के टाइम की बात, यानी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, सोवियत रूस की बात कर रहे हैं। तो स्टालिन जो थे, स्टालिन के टाइम की बात है। तो लिनोइड कैस्ट्रोविच जो है, थोड़ा सा इनके नामों को लेकर दिक्कत हो सकती है, कैस्ट्रोविच है या ऐसा केंट्रोविच है, क्योंकि रशियन नाम है। तो भगवती प्रसाद होता तो शायद आराम से ले पाता मैं, लेकिन भगवती प्रसाद हमारे पास इन चीजों में नाम आते ही नहीं है। कैस्ट्रोविच है या कैंट्रोविच है, ऐसे कुछ नाम है ना। भगवती प्रसाद ने तो कुछ किया ही नहीं है, आता तो यहाँ पे हम उनका भी नाम लेते। तो चलो, लिनोइड कैंट्रोविच जो है, तो वो मिलिट्री एलोकेशन के ऊपर सबसे पहले अपनी एक थ्योरी लेके आता है जिसे वो लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब है, यहाँ कोई कंप्यूटर प्रोग्राम से नहीं है ये वर्ड, ठीक कर लीजिएगा, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से नहीं है। प्रोग्राम वर्ड जो है वो नॉर्मली तब यूज किया जाता था कि जब आप किसी चीजों को पहले से बता देते हैं कि क्या क्या करना है। ये नॉर्मल वर्ड है, आपके घर में भी यूज करते हैं, आज का क्या प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले हैं, प्रोग्राम का मतलब है क्या क्या आज की दिनचर्या कैसे कैसे आप खत्म करोगे या पूरी करोगे, तो उसको ही प्रोग्राम शब्द कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है एक प्रोग्राम बनाएंगे। लीनियर शब्द का मतलब है कि जो इक्वेशंस बनेगी वो सब एक एक पावर की होगी, उस पर जो अज्ञात राशियां होंगी उन पे एक एक पावर होगी। तो वर्ड दोनों बन गए लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, जो आप उसे लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं, मतलब x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर, जो ज्ञात राशियां उन पे एक एक पावर होगी, इस रूप में उसको लिख सकते हैं, और एक उसके लिए एक सिस्टमेटिकली एक तरीका बना सकते हैं जिससे उसको सॉल्व किया जा सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये शुरुआती पार्ट था। उस समय मैंने कहा ऑप्टिमाइजेशन ब्रांच नहीं आई थी, उस समय सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड आया। लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड जो आया उसको पूरा बन गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें सॉल्व होती थी उसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते थे। और ये जबरदस्त हुआ, जबरदस्त इसने जो है इफेक्ट डाला, बहुत शानदार, क्योंकि पहली बार आपने एक डे बाय डे की प्रॉब्लम को मैथ्स में कन्वर्ट किया और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो प्रपोज किया। तो बहुत शानदार हुआ, क्योंकि मिलिट्री का उस समय, जैसे मैंने स्टालिन के टाइम बताया, तो स्टालिन के टाइम में मिलिट्री का तो बहुत बड़ा रोल था। तो स्टालिन ने इनको अवार्ड से नवाजा, स्टालिन अवार्ड मिला इनको,
स्टालिन साइंटिफिक अवार्ड जो है वो इनको दिया गया, और फादर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बन गए। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन ना कह के लीनियर प्रोग्रामिंग ही बोलिए फिलहाल तक तो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन तो अभी बनने वाली है, और क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ी ब्रांच होने वाली है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप इनको। तो इन्हें अवार्ड मिला, सिर्फ अवार्ड ही नहीं मिला, उसके बाद में इनको जाके नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अब आप सोचिए कि मैथ्स के बंदे को इकोनॉमिक्स में कैसे मिल गया, तो आपको ये समझना होगा कि सारी ब्रांचें अलग अलग है ही नहीं, सारी ब्रांचें एक है, सारी ब्रांचें जो है वो एक है। एक लीजा मेटनर नाम से थी, जिनको मदर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, लीजा मेटनर। लीजा मेटनर जो थी वो अपने जिंदगी में बहुत बार नॉमिनेट हुई, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको नोबेल प्राइज किस में दें, क्योंकि कोई बार काम ऐसा होता है जिसको ये क्लासिफाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इसको फिजिक्स माना जाए, इसको केमिस्ट्री माना जाए। ऐसा नहीं उनका काम बेहतर नहीं था, काम तो जबरदस्त था। ये फेलियर था नोबेल कमेटी का, कि नोबेल कमेटी समझ नहीं पा रही थी कि इसको फिजिक्स में रखा जाए, इसको केमिस्ट्री में रखा जाए, इसको इकोनॉमिक्स में रखा जाए। आप सोचिए, आप ये कोई काम है, इस काम को आप किस में रखेंगे? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नोबेल कमेटी के सामने दिक्कत आ जाती है। बंदा इतना ज्यादा शानदार है कि उसके काम को रखे तो कहाँ रखे, क्योंकि काम ऐसा किया गया, समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि देखो, एक डिवाइडेशन तो है ही नहीं ना, कि ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स है। ऐसा डिवाइडेशन लाइनें तो खींची हुई है ही नहीं कि हम तय कर सकें। कुछ नहीं, कोई डेफिनेशन है, कोई बता सकता है कि क्या इकोनॉमिक्स है और क्या फिजिक्स है और क्या केमिस्ट्री है और क्या मैथ्स है? तो ये, और मैथ तो हर जगह है, मैथ तो हर जगह है, तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो लेकिन इनके काम को ये माना गया कि ऑप्टिमाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इसका फायदा जो है बिजनेस में आएगा, तो इसको देखते हुए इसे इकोनॉमिक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन जबकि मैथमेटिशियन थे, बहुत सारे, अधिकतर जितने भी नोबेल इकोनॉमिक जो प्राइज जीते हैं, वो ज्यादातर आप देखेंगे मैथमेटिशियन है जो इकोनॉमिक्स में जाके प्राइज जीत के आ जाते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं, वो तो मैथ्स का ही काम करते हैं, वो तो अपना मैथ्स का ही काम करते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादातर कामों पे जो नोबेल मिले हैं वो सारे इकोनॉमिक्स पे मिले हैं, क्योंकि सबको ये लगा कि ये तो बिजनेस में फायदा पहुंचाएगा, ये तो व्यापार को फायदा पहुंचाएगा, तो सारे नोबेल प्राइज वहां चले गए, इकोनॉमिक्स में चले गए सारे। ठीक है, तो इन्हें स्टैलिन का अवार्ड भी मिला और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला। उसी समय एक और मैथमेटिशियन आते हैं जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि ये रशिया का काम था, अब रशिया के काम को अमेरिका उस समय ना देखे, शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इनके काम को देखते हुए आगे बढ़ाया गया जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वैन न्यूमैन, ये कमाल थे, ये बंदा जबरदस्त था। इन्होंने 1947 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने सिंप्लेक्स अल्गोरिथम बनाई, जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना, सिंप्लेक्स अल्गोरिथम। लेकिन इनका सिर्फ रोल इतना नहीं था, सिंप्लेक्स अल्गोरिथम, इस बंदे ने एक कदम आगे रखा, एक कदम आगे रखा और चीजों को बढ़ा के बना दिया गेम थ्योरी, फादर ऑफ गेम थ्योरी। ये कमाल होने वाला था, ये एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं था। गेम थ्योरी, एक नई ब्रांच इन्होंने डेवलप की जिसका नाम था गेम थ्योरी। जॉन वैन न्यूमैन। अच्छा, गेम थ्योरी क्या है, अब इसे समझना। गेम थ्योरी थी कि एवरीथिंग इज ए गेम, हम कहते हैं एवरीथिंग इज ए गेम, हर चीज गेम है। अरे बिल्कुल सही बात है, सब कुछ गेम है। पैसा कमाना जस्ट ए गेम है, जैसे क्रिकेट में रन बनाना गेम है, वैसे ही व्यापार में पैसा कमाना गेम है। तो एक्चुअली में हम देखें ना देखें, अच्छा रिलेशनशिप में बेहतर होना गेम है, रिलेशंस को अच्छा करना। तो हर जगह अगर इसे थोड़ा सा बड़े वाइड फॉर्म में देखें तो हम देखेंगे कि लगभग लगभग सब चीजें गेम है ना, जस्ट गेम। एवरीथिंग इज जस्ट अ गेम, हर चीज गेम है, और आप एक खिलाड़ी हैं, आप उस गेम के खिलाड़ी हैं और आपको उसमें बेहतर करना है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, और चाहे आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, फुटबॉल के खिलाड़ी हो, हर जगह आप जस्ट ए प्लेयर हैं। और वो एक गेम है जिसके कुछ रूल्स है, जैसे घर में रिलेशनशिप है उसके कुछ रूल्स हैं,
आप बेटा हैं, पति हैं या जो भी हैं, जिस रोल में भी आप हैं, उस रोल में आपको बेहतर करना होता है। खिलाड़ी होते हैं, जो आप क्रिकेट में होते हैं तो आप एक बॉलर हो सकते हैं, एक बैट्समैन हो सकते हैं, फील्डर हो सकते हैं, जो भी आप हैं, वहाँ आपको अपना बेहतर करना होता है और अपनी टीम को जिताना होता है। परिवार में आपको अपने परिवार को ऊपर बढ़ाना होता है, आपके कुल को ऊपर बढ़ाना होता है, ठीक है? तो कहीं भी आप देखें, व्यापार में अगर आप व्यापारी हैं, तो उसमें भी आपका एक रोल है, उस व्यापार को आपको बढ़ाना है। तो कहीं न कहीं एक गेम चल रहा होता है, उस गेम में आप एक प्लेयर होते हैं और अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कई गेम ऐसे होते हैं जो सिंगल प्लेयर होते हैं, जिसमें एक बंदा ही, जैसे आप टेनिस को देखिए, टेनिस सिंगल प्लेयर गेम है, जिसमें एक ही बंदा हार या जीत तय करेगा। लेकिन एक दूसरा गेम और है क्रिकेट, जिसमें 11 खिलाड़ियों गेम है, 11 खिलाड़ी मिलकर हार जीत तय करेंगे। 11 खिलाड़ी मिलकर हार जीत तय करेंगे। एक है सिंगल प्लेयर गेम, एक है मल्टीप्लेयर गेम। जैसे आपका परिवार ले लीजिए, वो मल्टीप्लेयर गेम है। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी भला नहीं कर सकता, बाकी आपके जो भी और लोग हैं उनको करना होगा। घर में एक, मान लीजिए एक डॉक्टर बन गया और एक गैंगस्टर बन गया। एक घर में एक जना है, वो डॉक्टर बन गया या बड़ा अधिकारी बन गया, आईएएस बन गया, दूसरा गैंगस्टर बन गया, हो गया बराबर। तो कई मल्टीप्लेयर गेम है, कई सिंगल प्लेयर गेम है। एक है सिंगल प्लेयर, जिसमें सिंगल बंदा खेल रहा है और वही तय करेगा हार या जीत। एक है मल्टीप्लेयर गेम, जहाँ एक बंदे का, कई बार होता है विराट कोहली शतक बनाते हैं फिर भी टीम हार रही है। एक बंदे ने तो अच्छा किया था ना, लेकिन ओवरऑल टीम ने अच्छा नहीं किया, इसलिए टीम हार गई। तो मल्टीप्लेयर गेम होते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी इजाद की, जिसको कहा गया गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में इन्होंने बताया कि ये जो आप जिसको देख रहे हैं, इसको देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसे जस्ट अ गेम देखें, इसको एज ए गेम समझे कि ये गेम है। और इन्होंने कई प्रकार के जो गेम है वो डेवलप किए और उनके लिए स्ट्रेटजीज तैयार की, और ये ब्रांच कमाल की ब्रांच बन गई। और कहा जाता है, आज के युग के लिए कहा जाता है कि हर बंदे को इस ब्रांच को जरूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड गेम थ्योरी, यू मस्ट लर्न गेम थ्योरी। आपको गेम थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए और सीखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपके कोर्स में गेम थ्योरी आती है। गेम थ्योरी आपको अपने गेम में बेहतर होने का मौका देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी खाली इंजीनियर के लिए नहीं है। आज का युग जो आया है, इस युग में हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी तो सिर्फ इंजीनियर सीखेगा, तो गलत है। टेक्नोलॉजी आज हर बंदे को सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो जो भी काम करता हो, क्योंकि जितना वो टेक्नोलॉजी को समझेगा उतना उसका फायदा उठा पाएगा। आज एक डॉक्टर को नहीं जरूरत पड़ती, क्या एक डॉक्टर को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। और अगर एक डॉक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर कहलाएगा, क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी भी यूज करनी आती है। जैसे एज ए टीचर, अब मैं टीचर हूँ, पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जितना मेरा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड सॉलिड होगा, उतना मैं बेहतर टीचर बनूंगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, अब टेक्नोलॉजी को मेरे साथ में यूज करते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा। अगर टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा और बढ़िया इस्तेमाल कर पाऊंगा, तो मैं और ज्यादा अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी अब सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर तक नहीं रही, वो हर बंदे की चीज हो चुकी है, और जो उसको बेहतर यूज करेगा, वो अपने करियर में भी अच्छा करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ऐसी गेम थ्योरी है। गेम थ्योरी सेम वही है, इसका कोई मैथ से ज्यादा बड़ा लेन देन नहीं है। बड़ा लेन देन है हर व्यक्ति जो उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। ये सबके लिए, सब इसे अपने अपने हिसाब से इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है आपके गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी के बारे में आगे बढ़ते हैं, तो पढ़िएगा। अभी तो शायद हमारे कोर्स में आती तो मैं आपको जरूर इसके बारे में पढ़ाता, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा कुछ चीजें ऐसी जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। गेम थ्योरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको अपना जो गेम है, पहले बात तो आप ये चीज समझेंगे कि यू आर इन द गेम, आप गेम में हैं, है ना? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इन गेम है एक। तो आपको एक तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपको एक समझ में आएगा कि आप एक गेम का हिस्सा है। अब जब गेम का हिस्सा है तो उसके नियम भी है, तो आप नियमों को समझेंगे, नियमों को फिर यूज करने का भी फायदा उठाएंगे, वो सब चीजें आप सीखेंगे, तो आप एक बेहतर प्लेयर बनेंगे। और बेहतर प्लेयर बनेंगे तो प्लेयर कौन है? मान लीजिए वो पिता है, तो आप एक बेहतर पिता बन जाएंगे। वैसे तो प्लेयर हैं, लेकिन एक प्लेयर जब अच्छा करता है, तो फिर वो, मान लीजिए वो पिता है, तो वो एक अच्छा पिता बन गया। तो आपको तो एज ए प्लेयर अच्छा करना है, तो आप एज ए पिता भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि पिता ही प्लेयर है। तो ये बेहतर उपयोग है, बहुत शानदार चीज है गेम थ्योरी के। चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक आते हैं दूसरे गणितज्ञ, जो है जॉन नैश। मेरा बहुत फेवरेट बंदा है, मुझे बहुत पसंद है। जॉन नैश बहुत शानदार बंदा था। इसके बारे में मैंने पहले भी शायद आपको जिक्र किया, नहीं किया मुझे नहीं पता। ये इसकी लाइफ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, इसको मैंने काफी पढ़ा भी है, इसको मैंने काफी देखा भी है। जॉन नैश जो है वो अपना एक सिद्धांत लेके आते हैं। सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो जॉन नैश थे, जॉन नैश ने गेम थ्योरी को आगे बढ़ाया और इन्होंने आगे जाके नोबेल प्राइज जीता।
दोबारा वही, वैसे मैथमेटिशियन थे लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज इन्होंने जीता। इसकी कहानी बहुत शानदार है, ये जीनियस थे, ये जीनियस थे। याद आता है कि जब ये कॉलेज में जाते हैं तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है वहां पे रिकमेंडेशन लेटर लगता है। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब होता है कि जो आपका पुराना टीचर होता है, जो भी आपके जिन्होंने आपको पढ़ाया, वो अपना एक लेटर लिख के देता है, रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब होता है जिसमें वो बताता है कि उस स्टूडेंट्स में आपने क्या क्या पाया और अब उसको यहाँ पे एडमिशन क्यों देना चाहिए। अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये इसको वैल्यू करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं उसको 2 साल पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, तो 2 साल मैंने देखा है उसको। अब एक इंटरव्यू वाला सिर्फ 5 मिनट में क्या पकड़ लेगा उसके अंदर से, 5 मिनट में क्या पकड़ लेगा। तो वो उसको एवरेज देते हैं जो टीचर 2 साल उसको पढ़ाया है, तो उसने गौर तो किया होगा। कोई 2 साल पढ़ा रहा है, कोई 3 साल पढ़ाया होगा, कोई 5 साल पढ़ाया होगा। तो वो जो पढ़ाते हैं तो उनसे वो रिकमेंडेशन लेते हैं कि भाई इस स्टूडेंट के बारे में आपकी क्या राय है, और वो जो टीचर है वो एक राय जो है कागज पे लिख के उनको देता है। तो जॉन नैश के बारे में कहा, जो रिकमेंडेशन लेटर था, उस रिकमेंडेशन लेटर में उन्होंने लिखा ही इज जीनियस, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, ही इज जीनियस, बस और कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। बस इतना सा कहा अपने रिकमेंडेशन लेटर में कि ही इज जीनियस, कि ये जीनियस है। अब आप अपने आप पहचान जाओगे, चिंता मत करो, आप रखो, खुद महसूस हो जाएगा कि आपको ये क्या है। तो ये कमाल थे। तो जॉन नैश, तो सोच सकते हो आपका क्या आइडिया था। जॉन नैश बहुत इंट्रोवर्ट थे, बहुत इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा थे। गणित को अलग तरीके से देखते थे, अलग नजरिए से देखते थे। इन्हें गेम थ्योरी का सिद्धांत बहुत पसंद आया, इसको आगे बढ़ाया और एक बनाया जिसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला गया। नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। कभी एक चीज आप अभी इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या होता है नैश इक्विलिब्रियम। कभी आपने रोड पे, आप हाईवे पे गए हैं तो आप देखेंगे कि कई बार तो होटल आता ही नहीं है, और होटल आते हैं तो 4-5 होटल एक साथ ही आ जाते हैं। कभी आप हाईवे पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि होटल या तो आ ही नहीं रहे, और ये आते हैं तो 5-7 साथ में आ गए। फिर आप कहते हैं यार 5-7 होटल एक साथ क्यों आए, इससे अच्छा है ये 5 होटल अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते तो ज्यादा ठीक रहता ना। 5 होटल एक साथ कैसे है। ऐसे आप दुकानें देखिए, जब आप जाएंगे मॉल में तो आपको पता चलेगा एक साथ ही 50-50 दुकानें हैं। आप सोचोगे अरे यार इतनी दूर क्यों आता। अगर ये 50 दुकानें शहर में अलग अलग जगह खुली हुई होती, अलग अलग जगह खुली हुई होती तो कितना अच्छा रहता, मैं किसी भी दुकान पे आराम से चला जाता। अब यहाँ पे तो 50 दुकानें एक साथ ही, और एक एक दुकान अलग अलग जगह होती तो कितना आसान हो जाता। कभी गौर किया होगा आप लोगों ने, आप मॉल में जाते हैं, एक बाजार होता है, हर शहर में एक बाजार होता है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है। फिर आपको हर बार ये क्वेश्चन आता है कि एक दुकान के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा, काश ये दुकानें पूरे शहर में फैली होती तो कितना अच्छा रहता। तो ये जो कंडीशन है इसको नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए ये कैसे जनरेट होता है, ये क्यों होता है। एक समझिए कि दो पुचके वाले हैं, एक बीच का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बीच का एग्जाम्पल लेते हैं, एक समुद्र का बीच है, वहां पे मान लीजिए दो पुचके वाले, गोलगप्पे वाले, समझते हो ना। दो गोलगप्पे वाले हैं, गोलगप्पे वाला 1 और गोलगप्पे वाला 2। ये गोलगप्पे वाला 2 है और ये आपका समुद्र है। लोग बीच में नहा रहे हैं। अब होगा क्या, अब होगा क्या, यहां से शुरू होगी कहानी। अब गोलगप्पे वाला मान लो, कॉफी वाला मान लो, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। गोलगप्पा वाला तो हमारा लोकल एग्जाम्पल है, क्योंकि है ना वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि गोलगप्पा यहाँ होता है। अगर आप फॉरेन में जाएं तो वहां शायद गोलगप्पे नहीं होके वहाँ कॉफी स्टोर या और चीजें जो है, कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक ड्रिंक की 2 दुकानें होंगी। तो अब क्या होगा कि जो भीड़ यहाँ पे खड़ी है, इस गोलगप्पे वाले को लगेगा कि यार इस गोलगप्पे वाले के पास ज्यादा लोग हैं, मतलब इससे दूरी इसकी कम है, इस गोलगप्पे वाले से कम दूरी पर है लोग। तो लोग क्या करेंगे, लोगों को तो पता है लोग कम दूरी तय करते हैं, आलसी तो होते ही हम बाय नेचर। जो नजदीक होगा उसके पास पहले जाएंगे। तो गोलगप्पे 2 वाले को लगेगा कि यार इसके पास इससे ज्यादा दूरी नजदीक है, तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, मेरे पास कम जाएंगे। तो गोलगप्पे वाला क्या होगा, थोड़ा सा खिसकेगा कि यार थोड़ा सा नजदीक आने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा नजदीक आने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी दूरी कम हो जाए तो लोग मेरे पास ज्यादा आए। तो गोलगप्पे वाला खिसक के थोड़ा सा इधर आएगा। जैसे इस बंदे को समझ में आएगा कि यार अच्छा बेईमानी कर रहा है, नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तो ये गोलगप्पे वाला उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको लगेगा यार फिर इसने एडवांटेज ले लिया, फिर इसने एडवांटेज ले लिया, फिर ये नजदीक आ गया। फिर ये गोलगप्पे वाला उठकर थोड़ा और नजदीक आ जाएगा यहाँ पे, और ये बंदा फिर ये समझेगा इसने एडवांटेज ले लिया,
तो धीरे धीरे करके दोनों क्या होंगे, ऐसी जगह आ जाएंगे, अब इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, अब दोनों चिपक जाएंगे। अब वो स्थिति आ जाएगी, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। दोनों एक कंडीशन पे आके खत्म हो गए, क्योंकि अब एडवांटेज लेने वाला हिस्सा खत्म हो गया। पहले उसे लग रहा था गोलगप्पे वाले वन को कि वो नजदीक आ रहा है, मतलब वो एडवांटेज लेने वाला है। फिर उसने एडवांटेज लेने के लिए वो आगे चला गया, फिर उसने आगे ले लिया, ऐसे एडवांटेज एडवांटेज खेलते खेलते फाइनली आप क्या होते हैं, एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। और ये नैश इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं कि नैश इक्विलिब्रियम आने के बाद लोग ऐसा करते हैं, लोग हमेशा से ऐसे ही करते हैं। आप शॉप दुकानें देख लो, एक साथ 10 दुकानें खुल जाएंगी, 20 दुकानें खुल जाएगी, और नैश ने ये प्रूव किया कि ये बेस्ट तरीका है कमाने का, ये कमाने का बेस्ट तरीका है। अगर ये दोनों दूर दूर थे, उस समय जो भी कमाते थे उनका जोड़ कर लो, और जब दोनों पास में आए हैं तो जोड़ कर लो। इस समय जोड़ ज्यादा आएगा, इस समय ये लोग ज्यादा कमा रहे हैं। जब दोनों पास में बैठे हैं, इक्विलिब्रियम में बैठे, इस समय ये लोग दोनों ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप वो दुकानें सोचो कि 50 दुकानें एक साथ खुली है, अगर वो 50 दुकानें शहर में 50 जगह खुली होती, तो उनका टोटल जोड़ कभी भी उतना नहीं आता जितना 50 दुकानों का एक साथ जो जोड़ आ रहा है। इसीलिए मॉल खुल रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि नया मॉडर्न जो जमाना है उसमें मॉल खुलते हैं। मॉल क्यों खुलते हैं? एक जगह पे 50 दुकानें खोलना बेहतर होता है, 50 जगहों पे 50 दुकानें खोलने से नुकसान होगा। देखा, ये है नैश इक्विलिब्रियम। और कितना शानदार आइडिया था, कितना कमाल का आइडिया था। और यकीन नहीं होगा आपको, ये आइडिया सिर्फ 26 पेजेस में था, जस्ट ओनली इन 26 पेजेस। और इस 26 पेजेस के इस आइडिया को इन्हें डॉक्टरेट भी मिली, इनके पीएचडी थीसिस थी। आज तक के इतिहास की सबसे छोटी थीसिस अगर कोई हुई है, पीएचडी थीसिस, तो वो यही है, सबसे छोटी, 26 पेजेस की, सिर्फ 26 पेजेस की। अगर नॉर्मली कोई पीएचडी करता है तो अपनी थीसिस में वो 250 पेज, 500 पेज, बड़े बड़े खूब इतनी मोटी मोटी किताब बना के अपनी थीसिस में वो डालता है नॉर्मली, क्योंकि कंटेंट इतना शानदार था, पर्याप्त था, सिर्फ 26 पेज के अंदर। अच्छा, 26 पेज के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि किसी किसी के काम को आपने, किस किस के काम को आपने यूज किया है। इन्होंने किसी के काम को यूज नहीं किया, सिर्फ 2 रेफरेंसेस थे, सिर्फ 2 रेफरेंसेस, वो भी अपने काम के। 2 रेफरेंसेस थे, और वो भी किताबों के थे, और उसमें भी एक खुद का ही था। तो 2 रेफरेंसेस, यानी पूरा ओरिजिनल काम था, पूरा ओरिजिनल। किसी के खंधे पे चढ़ के काम नहीं किया, किसी के कंधे पे चढ़ के काम नहीं किया कि भाई किसी ने किया और मैंने उसका काम को आगे बढ़ाया, नहीं। सिर्फ 26 पेज की थीसिस जिन पे उन्हें पीएचडी मिली, और सिर्फ पूरा ओरिजिनल काम। बाद में इनको, जैसे मैंने बताया, नोबेल प्राइज मिला। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बंदे थे, ये एक बीमारी से ग्रस्त थे, एक मेंटल डिसऑर्डर से, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सेजोफेमिया, इस बीमारी को कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर है। इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इस बीमारी में आदमी को बहुत सारी काल्पनिक चीजें दिखती है, बहुत सारी काल्पनिक चीजें दिखती हैं, वो दिखती है जो है ही नहीं। और वो कभी भी इस बात में फर्क नहीं कर पाता कि रियलिटी क्या है और वर्चुअलिटी क्या है। फर्क समझिए, रियलिटी क्या है, वर्चुअलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए, दो घर में 2 बंदे हैं, उसे 4 दिख रहे हैं। 2 बंदे ऐसे भी दिख रहे हैं जो उसके दिमाग ने बना लिए, 2 और बंदे बना लिए घर के अंदर। अगर वो घर में 4 जनों के साथ रह रहे हैं, घर में 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, और पूरे जीवन भर वो संघर्ष करता रहता है कि कौन रियल है, कौन वर्चुअल है। इस बीमारी को साइक्सोफेनिया कहते हैं। इस बीमारी से वो ग्रसित थे। और ये बहुत बड़ी मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत परेशानी देता है आदमी को, क्योंकि आदमी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि ओरिजिनलिटी क्या है और वर्चुअलिटी क्या है। समझ रहे हैं आपको? आज आप आराम से देखो, ये बीमारी हमें नहीं है इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भैया। सोचो आपके घर में आपको 2 आदमी और दिख रहे हैं, 2 आदमी और दिख रहे हैं आपको, जो आपके दिमाग ने तैयार किए हैं, और 2 आदमी के साथ और जी रहे हैं आप। अच्छा, अब घर के बाकी लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि आप बचे हुए 2 आदमियों से और बात कर रहे हैं जो कि वहां है ही नहीं, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं, तो पागल समझेंगे कि पागल है। लेकिन याद रखिए, था तो जीनियस ही ना। और जब नोबेल प्राइज कमेटी ने जब इनको नोबेल दिया था, तो उससे पहले इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था, काम बहुत शानदार था, ऑब्वियसली बात है नोबेल जीतना था। लेकिन डर इस बात का था नोबेल प्राइज को कि हम जिस बंदे को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, कहीं वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित तो नहीं है, या इस तरीके का तो नहीं है कि हम किसी पागल को अवार्ड दे दें। तो एक पागल था, तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए नोबेल कमेटी का एक बंदा गया, और वो ये जांच करके आया कि क्या ये बंदा सही है। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम ये सोचते हो कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तो मुझे बिल्कुल है, मैं उस बीमारी से ग्रसित हूँ। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, बड़ी बात ये कि मैं कैसे इससे बाहर निकलता हूँ।
ये बड़ी चीज़ है। ये मेरा जो है ना वो महानता इस बात में है कि मैं कैसे इस बीमारी के साथ कोप करता हूँ। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, बहुत मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, लेकिन कैसे बाहर निकलते हैं, ये इस बात को पहचानना होगा। और इनकी पत्नी जो थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में इनका बहुत साथ दिया, बहुत कमाल का सहयोग इनका रहा। लास्ट में जब इन्होंने प्राइज़ जीता, तो उन्होंने इस समय कहा भी कि मैं रीज़न्स ढूँढता था, हर चीज़ में कारण ढूँढता था और मुझे पहली बार पता चला कि प्यार ही सबसे बड़ा कारण होता है। प्यार ही सबसे बड़ा कारण था। लव इज़ द बेस्ट रीज़न फॉर लाइफ। तो बहुत बहुत एक इमोशनल जो था वो पीरियड था जब उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इनकी एक मूवी है, वो ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था द ब्यूटीफुल माइंड। मूवी का नाम है ए ब्यूटीफुल माइंड, अगर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये है ये मूवी है 2001 की मूवी थी। The next Einstein. Find the truly original idea. That's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. What's next? Up there, looking for his original idea in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat. How big is the universe? How do you know for sure? I don't. I just believe. Same as love, I guess. The extraordinary gift. What can I do for the Department of Defense that set him apart? You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind. What's wrong with you? Beyond its limits. Open the door and talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not shocked. You can't reason your way out of it. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present. You have to help me. One man's journey to the greatest discovery of all. I know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A beautiful mind. तो सबसे बड़ी बात जो मैंने भी बताया, नैश इक्विलिब्रियम के बारे में जो आपको बताया, वो बहुत छोटी स्टोरी है, क्योंकि बहुत कुछ है जो नैश इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता सकता हूँ और आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें तो शायद सब कुछ फॉलो हो रहा था, सब मान रहे थे, थ्योरी बाद में आई है। जैसे सेब पहले से भी गिर रहे थे, सेब नहीं, हर चीज़ नीचे गिर रही थी। न्यूटन की थ्योरी बाद में आई है, तो थ्योरी कोई ऐसा नहीं है कि कोई रियलिटी क्रिएट कर रही है, वो तो सिर्फ रियलिटी को पहली बार समझा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा जो समझने वाली बात है, सब कुछ प्रकृति में पहले से ही है, सब कुछ प्रकृति में पहली बार है, लेकिन पहली बार कोई थ्योरी लाके समझाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये बेस्ट क्यों है? तो ये जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है, इसने आगे एक पूरी, जैसे मैंने बताया कि गेम थ्योरी को एक जान डाल दी और हमने अलग-अलग तरीके से गेम को देखना शुरू कर दिया। फिर हमने आगे भी गेम थ्योरी, ऐसा नहीं है कि वो जॉन नैश तक ही खत्म हो गई, उसके बाद में नहीं हुआ। 2011 में इनके एक्सीडेंट में जॉन नैश की डेथ हो जाती है ना? लेकिन स्टोरी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कि बंदा 2 फ्रंट पे लड़ रहा है ना? इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हॉस्पिटलाइज़ भी होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में इनको भर्ती भी किया जाता है। काफ़ी टाइम तक मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं, पागल मानते हुए इनको, और यहाँ तक इनको शॉक भी लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहता है और जैसे मैंने कहा कि यही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी तो नॉर्मल होता है कि एक जीनियस है, वो कुछ करता है और वो इनाम जीत जाता है, ये ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक जीनियस है जो अपने बहुत संघर्षों से गुज़र रहा है, जीवन में उसके संघर्ष बहुत अलग प्रकार के हैं, सबसे अलग प्रकार के संघर्षों को वो झेल रहा है और उसके बाद भी वो अपने जीवन की या दुनिया की एक बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी करता है और फिर उनको
प्राइज मिलता है, प्राइज तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि आप इसके लिए अगर 10-15 नोबेल प्राइज भी दे दो तो भी कम है, और ये कमाल की बात है। इसमें कई डायलॉग ऐसे हैं जो आपको बहुत सरप्राइज करेंगे। एक है कि क्लासेस डम योर माइंड। उसमें वो इनके जो साथ वाले कलीग्स होते हैं वो कहते हैं कि जॉन तुम क्लास नहीं ले रहे, तो जॉन जो होते हैं वो क्लास कम लेते हैं, क्लास कम अटेंड करते हैं और बाहर दुनिया में नेचर में ज्यादा रहते हैं। तो उसमें एक डायलॉग कहते हैं कि क्लासेस विल डम योर माइंड, मतलब क्लासेस जो है वो आपके दिमाग को डंप कर देती है। क्लासेस मत लो, नेचुरली आप अपनी चीजों को पढ़ो, अपनी चीजों को समझो और देखो, खुद से तय करो कि क्या है क्या नहीं है ना। और हर चीज में मैथमेटिक्स है, हर चीज में मैथमेटिक्स है। तो वो खुद अपनी मैथ, और यहाँ पे कई चीजें हैं। जॉन नैश जो है वो एक खिड़की है, एक खिड़की में कांच है, उस कांच पे वो लिखते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, इसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेट किया गया। कांच, आपने देखा होगा कांच के ऊपर वो लिखते थे। तो वो जहाँ पे बैठते थे, जहाँ उसकी टेबल हुआ करती थी, टेबल के सामने खिड़की हुआ करती थी, खिड़की पे जो कांच थे वो उस कांच पे लिखा करते थे। जब भी कुछ आइडिया आता था तो कांच पे लिख लेते थे। तो बहुत बहुत मूवी बहुत अच्छा, मूवी इतनी शानदार है, देखिए इसको ऑस्कर मिला 2001 में, इस मूवी को ऑस्कर मिला हुआ है। तो ये भी आप समझिए कि जब मूवी को ऑस्कर मिला है, मूवी इतनी अच्छी है, तो उस व्यक्ति की जीवन कितना अच्छा रहा होगा। जिस व्यक्ति के जीवन पर आधारित मूवी बनाई गई है और उस मूवी को ऑस्कर मिला है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति का जीवन कितना शानदार रहा होगा। तो ये मूवी तो उतना बता ही नहीं पाई है जॉन नैश के बारे में, क्योंकि मूवी तो मूवी होती है, वो उतना रिवेल नहीं कर पाती। ओवरऑल जो जॉन नैश के जीवन था वो उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो आप पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसके लिए सिर्फ इतने के लिए मत पढ़िएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपको कुछ नंबर दे के जाने वाला है। आपको एग्जाम में 2-4 नंबर दे जाएगा। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप अपने पेपर को भी अच्छा कर पाएंगे, आप अपने पेपर का भी बढ़िया यूज कर पाएंगे, अपने टाइमिंग का भी बढ़िया यूज कर पाएंगे, और ढेर सारी चीजें ऐसी है कि जो आप सीखेंगे तो उससे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सही ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी जरा बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली हम इसके अंदर 3 चीजें होती है, 4 चीजें हैं जो पढ़ते हैं। वैसे इस ब्रांच में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा सिलेबस छोटा है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसमें बहुत कुछ है, हम जितना पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम गौर करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक, हिंदी में भी नाम इसका ऐसा ही है, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या। रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या। दूसरा हम पढ़ेंगे ड्यूलिटी। तीसरा हम पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। ड्यूलिटी मतलब द्वैतता। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्या। और फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्या। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, 4 चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ड्यूलिटी, कई कोर्स में कुछ होगा नहीं होगा, मैं एक बार आपको सारा ही पढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा सारा ही, ताकि आपको हर चीज की जो नॉलेज है वो मिलती रहे। अच्छा, इसके अंदर जो एलपीपी की और ड्यूलिटी एलपीपी का ही एक दूसरा हिस्सा है। मतलब जैसे सिक्का होता है, उसका हेड होता है तो टेल भी होता है, तो उसका एक और काउंटर पार्ट और है। तो ड्यूलिटी एलपीपी का ही रूप है एक। यहाँ पे असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक जो व्यापारी है उसके पास 5 काम है, ऑब्वियसली बात है 5 काम है तो वो 5 कर्मचारी भी रखेगा।
तो 5 काम है, 5 कर्मचारी है। अब कई बार ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि कौन से व्यक्ति को कौन-सा काम दिया जाए और इसके लिए हम क्या करते हैं, काम भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली बात है 5 काम है तो 5 अलग-अलग प्रकार के काम रहे होंगे। तो 5 काम है उसमें अलग-अलग वो भी चाहिए कि भई कौन बंदा कैसा होना चाहिए और व्यक्ति भी 5 है तो 5 अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे। कौन से व्यक्ति को कौन-सा काम दिया जाए ताकि काम बढ़िया तरीके से हो सके, कम समय में हो सके और बढ़िया तरीके से हो सके। ये जो आवंटन करना है कामों का, इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है आवंटन करना, काम का आवंटन करना। किस व्यक्ति को कौन-सा काम दिया जाए, ये सिर्फ़ काम और व्यक्ति के बीच की बात नहीं है, इसके और भी बड़े एग्ज़ाम्पल आपको मिल सकते हैं। आवंटन करना जैसे मैंने एलोकेशन के बारे में आपको समझाया था कि किसको क्या देना चाहिए। जैसे पैसा है, तो पैसा किसको कितना बाँटना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। उसके बाद में जब हम नीचे आते हैं, आ गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब है परिवहन समस्या। परिवहन समस्या आज तक की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। छोटे स्तर पे अगर हम बात करें, तो नॉर्मली जो छोटी दुकानें होती है, जो रीसेलर होते हैं, जो सामान नीचे बेचते हैं, जिसको आप डीलर जो होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर का काम होता है, आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं, तो आप होलसेलर से लेके आते हैं। अपनी गली में जो दुकान है, वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन चिप्स का पैकेट वो तो नहीं बनाता, वो तो चिप्स का पैकेट नहीं बनाता। चिप्स का पैकेट जो है, वो तो कंपनी बनाती है और कंपनी भी खुद नहीं बेचती। कंपनी पहले एक जो डीलर होते हैं, उनको बेचती है। डीलर जो है, फिर वो होलसेलर को लाके देता है और डीलर क्या होता है, बड़े-बड़े गोदाम बना के रखता है, जिसे वेयर हाउसेज़ कहते हैं। वेयर हाउसेज़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वेयर हाउसेज़ में क्या होता है, जो बड़ा बड़ा जो व्यापारी होता है, वो बड़े-बड़े गोदाम बना के रखता है ना? बड़े-बड़े गोदाम पे वो सारा सामान वहाँ रख लेता है। फिर वहाँ से वो सामान को पहुँचाता है दुकानों के ऊपर। लेकिन काम सिर्फ़ इतना ही नहीं है, सामान को दुकानों गोदाम से उठाना और गोदाम भी कई बार बहुत सारे होते हैं, 4-5 गोदाम है। 4-5 गोदाम है, 20 दुकानों पे सामान भेजना है। तो कौन से गोदाम से सामान कौन-सी दुकान पर भेजा जाए? ये भी देखना पड़ता है क्योंकि सामान चल के नहीं जाता। सामान जाता है किसी न किसी गाड़ी के ऊपर और गाड़ी पे जाता है तो गाड़ी को एक चलाने वाला होता है, एक खलासी होता है, एक उसका पेट्रोल जलता है या डीज़ल जलता है ना? वो सब कुछ खर्चा भी लगता है। तो ज़्यादा दूरी तक सामान को अगर पहुँचाया जाएगा, तो खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, है ना? कोई भी कंपनी अपने सामान को सस्ते से सस्ते में बेचना चाहती है। कहीं वो रेट ज़्यादा ले लेगी, तो सस्ते वाला जो है वो फ़ायदा कमा जाएगा। आज मान लीजिए आप चिप्स के पैकेट लाते हैं, सबके ₹10 हैं। कोई चिप्स अगर ₹12 का आ जाए तो आप नहीं खरीदेंगे। ₹10 का आ जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे, फिर आप 10 वाले को ही खरीदेंगे। तो बड़ी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, अगर वो ₹10 है तो सब ₹10 में ही बेचना चाहेंगे चिप्स को और ₹10 में बेचना चाहेगा तो फिक्स तो रेट तो फिक्स हो गया, अब ₹10 से ऊपर नहीं जा सकता आपका। अब इस ₹10 में आपके डीलर का, होलसेलर का, कंपनी का, सबका प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, खर्चा भी जुड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब खर्चा कम करोगे। तो यही सारा काम है कि सामान को पहुँचाने में जो खर्चा लगता है, उसको कम कैसे किया जाए। इसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। कम से कम खर्चे में सामान को पहुँचाना और आज अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ग्राहक तो एक-एक है ना? जैसे मैं हूँ, मैंने एक कॉपी मँगवा ली या एक पेंसिल मँगवा ली या एक किताब मँगवा ली, ठीक है? और गोदाम कहीं और ही है, गुड़गाँव में है या दिल्ली में है या कहीं और है, तमिलनाडु में है और वहाँ से उस गोदाम से वो सामान लाके मुझ तक पहुँचा रहा है। तो सोचिए परिवहन शुल्क कितना इम्पोर्टेंट होगा, और तो कुछ है ही नहीं। सीधा वो कंपनी से सामान उठा रहे हैं या किसी बड़े सेलर से उठा रहे हैं और ग्राहक को पहुँचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंदर है, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे ज़्यादा जो फेस करती है वो वही है और कोई भी ग्राहक जैसे मैं हूँ, तो मैं कभी भी डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना चाहूँगा। अब डिलीवरी चार्ज मैं पे नहीं करना चाहता। डिलीवरी तो लगेगी, डिलीवरी यहाँ सबसे ज़्यादा डिलीवरी कॉस्ट ही है। सबसे बड़ा कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है यहाँ पे, है ना? ज़्यादा बड़ा कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है। तो इसको वो कैसे मैनेज करती है, इसी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट की जो सफलता है वो तय होती है। हर कंपनी इतने बढ़िया-बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से वो देखती है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो ये आइडिया आपको समझ में आया या नहीं आया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है? आज जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन ही है। याद करिए कई बार आप सामान मँगाते चेन्नई से आ रहा होता है आपका। आप कहते हद हो गई। मतलब मैंने तो इतना सा मँगाया था, इतना सा ये एक छोटी-सी चीज़ मँगाई थी ₹250 की, ₹300 की, चेन्नई से आ रही है और चेन्नई से लाके वो आपको दे रहे हैं। तो कैसे वो चेन्नई से चीज़ को सोचिए, अगर आप चेन्नई किसी आदमी को भेजें, जैसे सेव का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आज सेव जो है वो अगर आप राजस्थान में खाएँगे तो 150 से 200 के भाव मिल रहे हैं। 150 से 200 के भाव हैं। तो यहाँ से अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो 150 या 200 का भाव पड़ रहा है आपका।
है ना, 150-200 का भाव पड़ रहा है। अगर आप इससे अच्छा अगर आप वहाँ चले जाएँ, जम्मू कश्मीर चले जाएँ, तो जम्मू कश्मीर में आप ऐसे फ्री में ही खा सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। तो आप फ्री में खा सकते हैं या ₹5 ₹10 किलो में खा सकते हैं आप, है ना? ₹5-10 में खा सकते हैं। अब आपके पास सेम खाने के 2 तरीके हैं, या अपने लोकल बाज़ार से 150 या 200 के भाव ले आओ, या आप जम्मू कश्मीर जाके ₹10 किलो खा लो। तो भाव में तो लग रहा है कि यार जम्मू कश्मीर जाके खाना चाहिए, ₹10 किलो मिल रहे हैं, तो वहाँ बढ़िया है। लेकिन आप भूल गए कि जम्मू कश्मीर जाने का और आने का जो खर्चा है, वो भी तो सेम में ऐड होगा फिर, है ना? तो आप जम्मू कश्मीर जाके ₹10 किलो सेव तो खा सकते हैं, लेकिन वो ₹200 नहीं रहेंगे फिर। फिर वो हो सकता है ₹10,000 हो जाए, फिर वो ₹10,000 हो जाए। फ़र्क समझ में आया? फिर आपको लगेगा यहाँ से 150 वाला ही ठीक है। लोकल मार्केट में 150 का भाव है, एक तो समय बचा, समय नहीं लगा, जम्मू कश्मीर जाना और वापस आना, वो समय बच गया, प्लस किराया बच गया। इससे अच्छा 150 में बहुत फ़ायदा रहा। ₹10,000 खर्च करके आता है, इससे अच्छा 150 के भाव ही खा लूँ। तो फ़र्क समझ में आएगा आपको ट्रांसपोर्टेशन कितना महँगा है ना? समझ में ना? एक 2 तरीके से खा के देखिए सेम को, एक लोकल बाज़ार से लाके खाइए, एक सस्ते भाव में जाके जम्मू कश्मीर में जाके खा के आ जाइए और दोनों में अंतर देखिएगा टोटल कितना फ़र्क आता है। जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है, उसका महत्व समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है हर चीज़ के ऊपर। तो चीज़ें इसीलिए महँगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। आज कोई चीज़ अगर भारत में पैदा होती है, हम जानते हैं, जितना नज़दीक में कोई चीज़ पैदा होती है, उतनी वो सस्ती होती है। जितना दूर पैदा होती है, उतनी ज़्यादा महँगी हो जाती है क्योंकि चीज़ महँगी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन महँगा है। ट्रांसपोर्टेशन महँगा है, वो सारा उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है ना? तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे एक छोटा-सा रूप लेंगे, कैसे हम सामान को देखिए पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, अगर मैं ये कहूँ कि ट्रक को पानी पे चलाऊँगा तो नहीं चला सकता, ट्रक तो पेट्रोल पे ही चलेगा, डीज़ल पे ही चलेगा, जिस पे वो चलता है वो उसी पे चलेगा। एक ड्राइवर है जो तनख्वाह लेगा सो लेगा, एक खलासी जो तनख्वाह लेगा सो लेगा, जो गाड़ी चलेगी उसमें जो खर्चा आएगा सो आएगा ही आएगा। एक मालिक जो कमाएगा वो कमाएगा ही कमाएगा। अब मेरा काम है इसको दूरी को कम करना, क्योंकि कम दूरी चलेगी तो खर्चा क्योंकि एक गाड़ी जो होती है, अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वो कहता है ₹12 पर किलोमीटर लूँगा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा रास्ता ढूँढ सकते हैं जिससे दूरी कम हो, ताकि खर्चा कम लगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ऑप्टिमाइज़ेशन का एक भला-भला आइडिया आपको मिल गया होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, उससे क्या सीखने वाले हैं। और हम जो सीखने वाले हैं वो छोटा रूप है, बहुत छोटा रूप है। हम सिर्फ़ अधिकतर हम एप्लीकेशन तो पढ़ते ही नहीं है, अनुप्रयोग तो पढ़ते ही नहीं है। हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ़ उसका थ्योरी पार्ट होता है और जैसे एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है हम टॉपिक को बंद कर देते हैं कि बस इतना ही पढ़ेंगे। तो फिर वो खारा-खारा तो मुँह में रह जाता है और मीठा वाला आता ही नहीं है। तो ये हमारी जो पढ़ाई जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है उसमें हम बंद कर देते हैं कि नहीं बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर वो है ना कड़वा-कड़वा मुँह में रह जाता है, मीठे वाले की बारी नहीं आती। फिर हमें लगता है कि सही में ये चीज़ जो है ये सही में कड़वी है, मीठी है ही नहीं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आज का टॉपिक? आइडिया कैसा लगा आपको ये? नहीं, नहीं, आज मैंने सिर्फ़ आप लोगों को बुलाया था, बाकी लोगों को सबको इनवाइट किया था। मैंने कहा चले आप लोग भी ऑप्टिमाइज़ेशन पढ़ लें, थोड़ा समझ लें, है ना? चाहे वो कोई ब्रांच हो, मैंने सबको ही बुलाया है, सबको ही आपका स्वागत है आज कि आप ये सब सीखें, आप देखें। कोई आपकी वही क्लास जो अपनी चल रही है, वो चल रही है। ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। सिर्फ़ आप लोगों को है कि भई आप लोग आएँ, आप लोग थोड़ा इसके बारे में सीखें, पढ़ें, क्योंकि हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब उसके बाद में आप पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ना चाहें, वो आपकी बात है। लेकिन एक बार आपको ये पढ़ना चाहिए कि इसका क्यों इम्पोर्टेंस क्यों है आपके लिए। ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में दोबारा।